तनख्वाहें लें, सरकारी वसाइल लूटें, महकमे को बदनाम भी करें, महकमे पुलिस में अब ऐसा नहीं चलेगा। आईजी सिंध ने डंडा उठा लिया। 16 अफसरान और एहलकारों को सख्त सजाएं। एहलकारों पर मुनश्शात फरोशों, गुटखा मावा डीलर्स की सरपरस्ती के इल्जाम साबित। कुछ अफसरान पर SHO हेड मुहर्रर से भत्ता लेने के इल्जाम सच साबित हुए। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में देखिए। महकमा पुलिस के अफसरान और एहलकारों पर करप्शन के इल्जामात। कानून नाफिज करने वाले खुद कानून के शिकंजे में आ गए। जुराइम साबित होने पर 4 इंस्पेक्टर्स, 5 सब इंस्पेक्टर्स, 5 हेड कांस्टेबल्स, 2 सिपाहियों को सजाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर काली भीड़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अफसरान और एहलकारों पर मनशियात फरोशों, गुटखा मावा डीलर्स की सरपरस्ती और करप्शन के इल्जामात थे। कराची पुलिस के इंस्पेक्टर शाहरुख और सब इंस्पेक्टर स्वाले महसर के अलावा सब इंस्पेक्टर राव फयाज को नौकरी से बरतरफ किया गया। सब इंस्पेक्टर फखरे आलम को फाइनल शोकॉज नोटिस दे दिया गया। इंस्पेक्टर एहसान चन्ना और इंस्पेक्टर आमिर हमीद के ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी गई। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अहमद और सिपाही जफर चांडी की 2 साल सर्विस कम कर दी गई, जबकि हेड कांस्टेबल राना तस्लीम को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मटियारी पुलिस के हेड कांस्टेबल एजाज लांगा और टंडोलायार पुलिस के कांस्टेबल इमरान पठान को नौकरी से बरतरफ किया गया। दादू पुलिस के सब इंस्पेक्टर वहीद शेख की 2 साल की सर्विस कम कर दी गई। सजावल पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल हफीज को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। लाड़काना पुलिस के हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद खोसू की 1 साल की सर्विस कम की गई। सक्खर पुलिस के सब इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। लाड़काना पुलिस के इंस्पेक्टर हनीफ खोसू की 1 साल सर्विस कम कर दी गई। सिंध पुलिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक कम सजा पाने वाले तमाम अफसरान और एहलकार सजा के तौर पर CPEC प्रोजेक्ट पर ड्यूटियां अंजाम देंगे। मेराज अख्तर, सिटी 21। सिंध हाईकोर्ट आईनी बेंच के रूबरू मोहम्मद कॉलोनी इत्तेहाद टाउन की बिजली मुनक़ता करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 10 दिसंबर को जवाब भी तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। बिल्कुल देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आईनी बेंच के रूबरू जो है बिजली मुनक़ता करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस के आगा ने की है, जबकि दीगर जजेस में जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो और जस्टिस सना मिन्हास भी शामिल थे। इसमें ये मोहम्मद कॉलोनी इत्तेहाद टाउन में बिजली मुनक़ता करने के खिलाफ दरख्वास्त थी, जहाँ पर अदालत ने आज के इलेक्ट्रिक समेत दीगर को नोटिस जो हैं वो जारी कर दी हैं और फरीकैन से जो है 10 दिसंबर तक जवाब तलब के लिए, जिसमें के इलेक्ट्रिक भी शामिल है। जबकि अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के इलाके से बिजली फौरी बहाल करने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ने जो है इलाके का PMT उतार लिया है और पूरे इलाके में जो है इस वक्त बिजली मुनक़ता कर दी गई है, जिसमें जस्टिस के आगा जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिया है। अब जब उनका जवाब आए उसके बाद ही जो है कोई कार्रवाई होगी। इसमें जो के इलेक्ट्रिक के वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बिजली के बिलों की अदम अदायगी की वजह से ये बिजली मुनक़ता की है, लिहाजा अब इस दरख्वास्त की समाअत 10 दिसंबर को होगी। एक अहम खबर आपसे शेयर करें कि एजाज़ी तौर पर भर्ती NCHD असाज़ा की माहाना तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। महकमे स्कूल तालीम ने कराची समेत 6 डिवीजन्स के डायरेक्टरेट से असाज़ा की तफसीलात 7 रोज़ के अंदर फराहम करने की हिदायत भी जारी की हैं। तफसीलात जान लेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एजाज़ी तौर पर भर्ती किए जाने वाले NCHD असाज़ा को जो है मुस्तकिल करने के बजाय उनको माहाना बुनियादी तनख्वाह 37,000 रुपये देने का फ़ैसला कर लिया है। और इन असाज़ा की जो उम्र मुलाजमत में जो उम्र की हद है वो 55 साल मुकर्रर कर दी है, क्योंकि अमूमी तौर पर जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनकी उम्र की हद 60 बरस है, लेकिन इनकी उम्र की हद जो है 55 बरस जो है मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 ज़रार खासकली के दस्तखत से एक ख़त जो है कराची समेत 6 डिवीज़न के
के डिविजनल डायरेक्टर जो प्राइमरी है उनको अरसाल कर दिया गया है। ये ख़त 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें कराची जो डिवीज़न्स हैं उनमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर सखर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना शामिल है। जिनको जो डायरेक्टर्स हैं उनको लिखा गया है कि इन असाज़ा के फौरी तौर पर तफसीलात जो हैं वो महकमा स्कूल तालीम को अरसाल किया जाए, क्योंकि कई ऐसे असाज़ा हैं जो दौरान मुलाजमत नौकरी छोड़ चुके हैं लेकिन रिकॉर्ड में वो शामिल हैं। लेकिन अब जो मुलाजमत जो कर रहे हैं उनके तफसीलात मांगी गई, जिस तफसीलात मौसूल होंगे तो उनको माहाना तनख्वाह 37,000 रुपये दी जाएगी और उनकी उम्र की हद जो है 55 बरस मुकर कर दी गई है। लेकिन जो महकमा स्कूल तालीम के हुकाम है उनका कहना है कि इनको पेंशन या कोई और मराहत नहीं मिलेगी, लेकिन एजाजी तौर पर 55 बरस की उम्र तक जो है ये महकमा स्कूल तालीम के अंदर असाज़ा के तौर पर खदमात सर अंजाम देते रहेंगे, लेकिन इनको किसी किस्म की और कोई मराहत नहीं मिलेगी। सिर्फ एजाजी तौर पर इनको संदूक हुकूमत की जानब से 37,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी, वो भी AG सिंध यानी अकाउंटेंट जनरल सिंध की जानब से इनकी तनख्वाह डायरेक्ट जो बैंक में मुंतकिल कर दी जाएगी। किसी को भी क्लियर चेक जो होगा वो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ तनख्वाह AG सिंध के ज़रिए उनको अदा कर दी जाएगी। उनकी उम्र की हद जो है फिक्स कर दी गई 55 बरस और तनख्वाह जो है माहाना 37,000 रुपये अदा कर दी जाएगी। ये साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तालीम को आम करने के लिए इनको भर्ती किया गया था, लेकिन एक प्रोजेक्ट था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को संदूक हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में जम करने के बजाय इन असाज़ा की खिदमत एजाजी तौर पर लेने का फैसला कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। आला सानवी तालीमी बोर्ड का इम्तहानी फॉर्म 2025 की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इंटरमीडिएट पार्ट 1 ज़िमनी इम्तहान के फॉर्म की तारीखों का ऐलान हो गया। फॉर्म 3 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड का इम्तहानी फॉर्म 2025 की तारीख का ऐलान किया गया है। फॉर्म 3 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड का इम्तहानी फॉर्म 2025 की तारीख का ऐलान किया गया है। तफसीलात हासिल करेंगे फरहान खान से। फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, आला सानवी तालीमी बोर्ड इम्तहानी फॉर्म 2025 की तारीख का जो ऐलान कर दिया गया है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल फ्रेश और रिपीटर्स जो दोबारा इम्तहानी फॉर्म जो वो जमा करके जो इम्तहानात में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए तारीखों का जो वो बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इम्तहानी फॉर्म बरोज़ मंगल 3 दिसंबर से 31 जनवरी तक जो जमा कराए जा सकते हैं। पहली दफ़ा इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल में इम्तहानात के तलबा जो वो अब बगैर किसी फीस के इम्तहानी फॉर्म जमा करा सकते हैं, जबकि हिस्सा अव्वल के दोबारा इम्तहानात देने वाले तलबा को जो वो इम्तहानी फॉर्म की 3100 रुपये फीस जो वो अदा करनी होगी। जबकि अगर बात की जाए तो इम्तहानी फॉर्म आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की ऑफिशियल वेबसाइट से जो वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया फरहान खान आपका। महकमा स्कूल तालीम में तकर्रुरों तबादले किए गए। मोहसिन अली टाउन एजुकेशन अफसर शाह फैसल टाउन तैनात। फ़ाहद शरीफ हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल तालीमगाह जुनूबी तैनात। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तफसीलात हासिल करेंगे आज़ाद नोहरियो से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम की जानब से कराची में टाउन एजुकेशन अफसरान और हेड मास्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहसिन अली को टाउन एजुकेशन अफसर शाह फैसल टाउन कराची तैनात कर दिया गया, जबकि फ़ाहद शरीफ को हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल तालीमगाह जुनूबी कराची तैनात किया गया है। जबकि शेर मोहम्मद को टाउन एजुकेशन अफसर मलिर टाउन तैनात किया गया है, जबकि शौकत अली को हेड मास्टर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल न्यू एरा सदर टाउन कराची तैनात किया गया है। इन असातिज़ा जो जिनको इंतजामी उहदों पर तैनात किया गया है उनका महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कराची के ताजरों पर कड़ी तनकीद। ब्लैकमेलर करार दे दिया। कहा कि अच्छे हालात में भी बिजनेसमैन बुरी बात करते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। सियालकोट के बिजनेसमैनों ने, मैं अप्रिशिएट करता, सलाम करता हूं उनको। और ये मेरा टीवी पे चलाइएगा। कराची का कोई बिजनेसमैन मुझसे नाराज़ होता है, हो जाए नाराज़। मेरी लॉयल्टी इस मट्टी के साथ है, किसी बिजनेसमैन के साथ नहीं है। मेरी लॉयल्टी शहर की आवाम के साथ है, किसी बिजनेसमैन के साथ नहीं है। कब तक ब्लैकमेल करेंगे ये लोग? मैं कराची ने कराची के बिजनेसमैन को ब्लैकमेलर कह दिया। कराची चैम्बर के सदर जावेद बिलवानी कहते हैं अगर मसाइल हैं तभी शिकायत हैं। ये बताया जाए कि क्या कराची का कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल किया गया।
कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स में पानी नहीं दे सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। स्ट्रीट क्राइम से कराची का हर शहरी परेशान है। सोचें, कराची बीमार होकर इतना कमा कर दे रहा है तो बीमारी के बाद कितना कमा कर देगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी, देखा जाए मेयर कराची जो है बरहम नज़र आ रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी ने शिकायत क्यों की कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मसाइल का, इसके ऊपर क्या कहेंगे मेयर कराची के रिस्पांस पर। कराची चैम्बर के सदर जो हैं जावेद बिलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, मेयर कराची तो खुद नाराज़ लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर कराची हमारे छोटे भाई हैं और इनकी वालदा का हमारा बड़ा अच्छा वो था हमारा सिम, और बहुत हमारी हेल्प भी करती थी। और देखिए, मेयर कराची हर आदमी कभी फैमिली में कुछ हो जाता है, कभी कुछ थका हुआ होता है तो आदमी को नाराज़गी होती है और गुस्सा भी आता है। देखिए, कराची में हमने कोई शिकायत नहीं की। शिकायत तो उसको बोलते हैं कि जो चीज़ हुई भी हो और हम फजूल की बातें कर रहे हों। कराची में हमने सिर्फ वो चीज़ हाईलाइट करते हैं हम हमेशा कि कराची का हाल क्या है। आप ख़ुद भी जानते हैं, आप किसी रोड पे चलते हुए 20 आदमी को पूछ लो कि कराची के अंदर आप जहाँ रहते हो पानी आता है, 20 के 20 बोलेंगे पानी नहीं आता। कराची में आप पूछ लो बिजली होती है, बोला बिजली भी नहीं होती। उसको पूछो अच्छा ट्रांसपोर्ट, तो बोलेगा ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। उसको पूछो लॉ एंड ऑर्डर, पूछो 20 आदमी से कितने दफ़ा लूटे हो, तो वो बताएगा कितने दफ़ा लूटा हूँ। तो कराची का हाल बहुत ख़राब है। हम सिर्फ वो हाईलाइट करते हैं कि हम कराची के लोग इतना एक्सपोर्ट करते हैं, इतना टैक्स देते हैं। सिंध का 95% टैक्स देते हैं, मुल्क का 67% टैक्स देते हैं, पाकिस्तान का 54% एक्सपोर्ट करते हैं। कराची में है क्या? कराची में सर्कुलर ट्रेन लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि सी पैक में बनेगी। अरे अल्लाह का वास्ता है बना दो। लाहौर में क्यों बन गई, मुल्तान में क्यों बन गई, पेशावर में क्यों बन गई? यहाँ आप सुबह घर से निकलो तो लोग बसों की छत पे और वैगनों की छत पे आ रहे होते हैं। आज मुझे बताएं कि K4 की लाइन, मेरे ख्याल में 30 साल तो हो गए होंगे K4 खेल रहे हैं हम। यार ऐसा कभी दुनिया में काम होता है इस तरह कि 30 साल में एक लाइन डलती है? आप कोई भी चीज़ देख लें, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आज कितने साल हो गए, बनता ही नहीं है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे मुर्तज़ा वहाब जो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, उस पर कराची चैम्बर के सदर ने कहा है कि कराची वो शहर है जो मुल्क की तकरीबन 66% एक्सपोर्ट में हिस्सा डालता है, रेवेन्यू की मद में भी 54% हिस्सा डालता है, साथ ही जो सिंध के टैक्स हैं उसमें 95% टैक्स का हिस्सा डालता है। कराची को जो चीज़ नहीं मिली उसकी शिकायत की है। आए मिल के बैठे मसाइल हल करें ताकि कराची का बिजनेस चल पड़े। जी, और अब बात करेंगे यौम तासीस की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर जलसा-ए-आम चनेसर टाउन रेलवे ग्राउंड में पंडाल सज गया, सैकड़ों कुर्सियां लग गईं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। तफसीलात हासिल करेंगे आजीज़ जमाली से, जो इस वक्त बराह रास्त वहीं पर मौजूद हैं। बताइएगा आजीज़, कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ? जी देखिए, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस है और इस दिन पर मुल्क भर में जलसे हो रहे हैं, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बताया गया है कि 150 से ज़ायद मकामात पर वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। इस वक्त में कराची में जो जलसा गाह है, यहाँ काला पुल के करीब रेलवे ग्राउंड पे जलसा बनाया गया है, जलसा गाह, मैं उस पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और इसमें स्टेज बनाया गया है। एक साइड पे जो है मीडिया के लिए एक स्टेज बनाया गया है, दूसरी साइड जलसा। थोड़ा सा मैं आपको इस जलसे का मंजरनामा दिखा देता हूँ। ये आप देख सकती हैं कुर्सियाँ मेरे अकब में, हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ हैं, जिनमें फ्रंट साइड पे ख़वातीन और पीपल्स पार्टी के जो MNAs और MPAs हैं उनके लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं स्टेज के बिल्कुल सामने। स्टेज पे एक बड़ा जो है स्क्रीन लगा दिया गया है, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे।
यहाँ पर कराची में जलसे का जो वक्त है वो शाम 4 बजे है, लेकिन इस मौसम में भी गर्मी लग रही है। मुझे नहीं लग रहा कि 4 बजे ये जलसा शुरू हो सकेगा। 5 साढ़े 5 बजे तक जलसा शुरू होगा। अलबत्ता यहाँ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये बात बताई है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी 6:15 बजे इस जलसे से खिताब करेंगे। हम देख रहे हैं कि इस जलसागाह में लाइट्स का एहतमाम किया गया है, तो जिससे लगता है कि जलसा देर तक चलेगा। चूँकि ऐसे खिताबात नहीं है इस जलसे में, आज चूँकि पीपल्स पार्टी का जश्न का दिन है तो आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है अपने वर्कर्स को जोश दिलाने के लिए। तो ये मेन कोरंगी रोड पर काला पुल के करीब रेलवे ग्राउंड पर जलसा हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और शाम 5 बजे तक ये जलसा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो है निसार अहमद खोड़ो हैं, सईद गनी हैं, दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो इस जलसे से खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। नाज़रीन, कराची प्रेस क्लब की रिवायत को बरकरार रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी सहाफ़ियों के लिए सालाना फ़नगाला का इनेकाद किया है। बच्चों के लिए झूले सज गए, ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स और दीगर सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख से जो वहीं पर मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में, और कराची प्रेस क्लब में हर साल की तरह इस साल भी सहाफ़ियों के लिए और क्लब के जितने मेंबरान हैं उनके लिए फैमिली गाला का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर आप मेरे कप में देख सकते हैं कि बच्चों के लिए झूलों का भी एहतमाम किया गया है, खाने पीने के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो क्लब के मेंबरान हैं उनके लिए मेडिकल की भी सहूलत यहाँ पर रखी गई है, मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। ख़वातीन के लिए स्पेशली मुख्तलिफ सेगमेंट्स रखे गए हैं। यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं जो हर साल इस गाला में आती हैं। आप हमें बताइएगा कि आप यहाँ पर हर साल आती हैं तो ये फैमिली गाला जो होता है वो किस तरीके से आप लोग एंजॉय करते हो? यहाँ पे गेम्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या आप लोग सेगमेंट्स लेते हैं? जी, प्रेस क्लब की जानिब से हर साल ये फैमिली गाला मुनक्किद किया जाता है और इस फैमिली गाला का हमारे बच्चों को बेइंतहा इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसमें हर उम्र के बच्चों के लिए उनकी एज वाइज एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, जिसमें आर्ट कंपटीशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेम्स होते हैं और बच्चों में भी कंपटीशन पैदा होता है और वो अवार्ड हासिल करके वो सुरखरू होते हैं। आर्ट्स के भी कंपटीशन होते हैं और हर साल हर तरह का जो है ना हर लिहाज से ख्याल रखा जाता है फैमिलीज़ का और को भरपूर इंजॉय किया जाता है। बिल्कुल भरपूर इंजॉय किया जाता है, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताएं, आप यहाँ पे सुबह से आए हुए, आपने कितना इंजॉय किया है? हमने भी बहुत इंजॉय किया और अब आगे भी इंजॉय करेंगे और आर्म रेसलिंग वगैरह जो मेरे फेवरेट गेम्स हैं उसमें भी इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह अवार्ड जीतेंगे। इंशाल्लाह अवार्ड जीतेंगे। इनके एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों से और बच्चों की मम्मा से तो हमने बात कर ली है। आप हमें बताइए कि आपने मुझे बताया मैंने पहली दफ़ा भी प्राइज़ हासिल किया था, तो इस बार आप कौन कौन से गेम में हिस्सा लेने वाले हैं? जी, इस दफ़ा मैं दीगर गेम्स के अंदर हिस्सा लूँगा, जैसे कि लाइक दिस आर्ट, वैसे भी और भी गेम्स के अंदर हिस्सा लूँगा। इंशाल्लाह भी जो है मैं अवार्ड हासिल करूँगा। बच्चे तो बहुत पुरजोश हैं कि मैं इस साल भी हिस्सा लूँगा और अवार्ड हासिल करूँगा। एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इधर आइए आप ज़रा। ये जो हैं ये बहुत इंजॉय कर रही हैं और हर साल की तरह इस साल भी आई हैं। आपको बड़ा इंतज़ार था इस गेम का? यस। तो आपने सुबह से आई हुई, आपने कितना इंजॉय किया है? बहुत सारा इंजॉय किया। कौन कौन से गेम खेले? गेम तो भी नहीं खेले, झूले झूले मज़ा आ रहा है जी। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, जो फैमिलीज आ रही हैं वो भी इंजॉय कर रही हैं। अभी तक सिर्फ यहाँ पे झूलों का एहतमाम किया गया है बच्चों के लिए, लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोगों की वो तादाद है फैमिली से वो आना शुरू हो गई हैं। ख़वातीन के भी स्टॉल सज गए हैं यहाँ पर ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी सारे गेम्स भी हैं जिसकी वजह से बच्चे जीत सकेंगे, उनको इनामात भी दिए जाएंगे और भी बहुत सारी यहाँ पर सरगर्मियाँ हैं। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शेख का। मुल्की ख़जाने में 28% टैक्स जमा कराने वाले साइड इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें तबाह। सदर साइड एसोसिएशन अहमद अलवी कहते हैं कि इलाके के तमाम शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं। हमारे साथ मिलकर सड़कों की तामीर की जाए। हबीब बैंक से सेवंस चौरंगी तक हमने सड़क बनाई। ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर साइड इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक के मसाइल का सबब है। तफसीलात हासिल कर लेंगे अयाज राना से।
जी बिल्कुल, अगर शहर कायद की बात करें तो कोई ऐसा बाजार नहीं, कोई ऐसी सड़क नहीं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल मौजूद ना हो। इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन की बात करें या इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो तमाम वो इलाके जहां उनकी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। इस वक्त मैं साइट एसोसिएशन में मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं साइट के सदर इस वक्त अहमद साहब, उन्हीं से जानते हैं। अहमद भाई, बड़ा ज़बरदस्त साइट एसोसिएशन तो अपना काम कर रही है कि क्लीन एंड ग्रीन, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात है, उसके लिए क्या इकदाम? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इधर का तबाह है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जाम इकरामुल्लाह दरेजो साहब, उन्होंने 2 यहाँ पे ओवरहेड ब्रिजेस का मंसूबा दिया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और मेरा ख्याल में यही आगे जो फ्यूचर है वो इसी चीज़ का है। मेरी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उससे भी इल्तिजा होगी, उससे भी मेरी गुजारिश होगी कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया को यहाँ को ख़ास तौर पे देखें। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स 28% से ऊपर टैक्स जाता है पाकिस्तान को। अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के आने जाने के हालात भी बेहतर होंगे। टूटी हुई सड़कों पे अक्सर मज़दूर भी गिर जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिलों से गिर जाते हैं, बड़े ट्रैफिक जैम्स होते हैं, उनमें उनको घर वापसी में आने में भी बड़ा टाइम लगता है। आपको ये मालूम है, कोई अपने घर सुकून से पहुंच जाए, उसकी आधी थकन तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं हमारे साथ बैठें। हमें इससे पहले भी फंड्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो हमारी मेन रोड बनी है हबीब बैंक चौरंगी से लेकर सिमेंस तक, वो आपके सामने। सहूलत फराम करने के लिए साइट एसोसिएशन भी मौजूद है, तमाम वो लोग जो इनके साथ काम करना चाहते हैं ताकि मजदूर बर वक्त अपने वक्त पे अपने घर भी पहुँच जाए और हादसात से भी बच सके। जी, कराची में पेडिस्ट्रियन ब्रिज के बाद इलेक्ट्रिक सीढ़ियों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। ग्रीन लाइन हैदरी स्टेशन पर नस्ब इलेक्ट्रिक सीढ़ियां बंद हो गई। बुजुर्ग खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना है। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती नाहली या इंतजाम की गफलत। 1 अरब 75 करोड़ से बनने वाला ग्रीन लाइन सिर्फ 3 साल बाद ही जवाब देने लगा। हैदरी स्टेशन पर लगी इलेक्ट्रिक सीढ़ियां काम करना छोड़ गई। स्टेशन पर नस्ब दाखिली इलेक्ट्रिक सीढ़ी को रस्सी के साथ बांध कर आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सीढ़ियां बंद होने से बुजुर्ग खवातीन और बच्चों को सफर करना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं 15 दिनों से ये एस्केलेटर बंद है, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं। हमें सीढ़ियों से जाना पड़ता है। अब सिर्फ हम जा सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ के बंदे जो उम्र दराज होते हैं वो तो इस सीढ़ियों पर एलिवेटर के अलावा जा ही नहीं सकते। तो उनका क्या होगा, हर जगह यही हो रहा है, किसी ना किसी चीज़ की वजह से रोड ख़राब। लेकिन यहाँ पे तो इसका रोड क्रॉस करने वाला जो एलिवेटर है यही ख़राब चल रहा है। 15 दिन से ज़्यादा हो गया इसको ऐसे ख़राब है, और अभी तक कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई देखने ही नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं? शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से सीढ़ियाँ मुरम्मत करके फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रबीज़ के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। रेलवे की टिकटिंग फीचिंग मशीन मुसाफिरों का कोई सहूलत ना दे सकी। महकमे रेलवे का करोड़ों रुपए का मंसूबा मुसाफिरों के लिए बेकार। शहरी कहते हैं कि मशीन खाली सेट को भी बुक जाहिर करती है। अंग्रेज़ी में कुछ समझ नहीं आता, उर्दू ज़ुबान करे तो मशीन काम नहीं करती। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे। बताइएगा अक्सर। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ रेलवे का अमला जो है मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों में काम कर रहा है, मुख्तलिफ सहूलियात जो है वो पैदा कर रहा है। तो वहीं रेलवे का 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त हमें जो है वो खासा जो है वो खसारे में जाता हुआ दिख रहा है, और मुसाफिरों के लिए जो है वो काम नहीं आ रहा। रेलवे की जानिब से हर स्टेशन पर बिजनेस और इकनॉमिक क्लास के रूम में जो है वो एक टीचिंग फैचिंग मशीन लगाई गई थी, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और इस पर काम भी करके दिखा चुके हैं। लेकिन ये जो मशीन है यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो सिर्फ जगह लिए यहाँ पर खड़ी हुई है, मुसाफिरों के लिए काम नहीं आती। लिहाजा इस मशीन की जो सबसे बड़ी ख़राबी है कि यहाँ पर जो वो सिस्टम अपडेट नहीं है। चला के हम आपको यहाँ पर दिखा दें तो यहाँ पर जो है वो पहले अपना जो है वो नंबर दर्ज किया जाता है। उसके बाद जब हम नाम में आते हैं तो नाम में यहाँ पर जो है वो जिनको इतने सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर उर्दू नहीं हो पाती तो यहाँ पर जो वो सिस्टम अपग्रेड होता हुआ हमें यहाँ पर नहीं नज़र आता। लिहाजा जो मुसाफिर नहीं चला पाते उनके लिए मुश्किल होती है। यहाँ पर मुसाफिर हैं, उनसे बात करके जान लेते हैं कि ये मशीन किस तरीके से आपने इस्तेमाल की है, काम करने में कैसी रहती है। मैंने बस इस्तेमाल तो किया, कुछ तो मशीन चल नहीं रही, और जो चल रही है उसमें एक तो लैंग्वेज का मसला है, लैंग्वेज चेंज नहीं होती। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश को चेंज कर दें वो चाइनीज़ हो जाती है। तो मसला ये है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो, उसके लिए तो उर्दू होनी चाहिए ना, तो वो अपनी टिकट कैसे वो करेगा। जो कि इस मशीन को सही किया जाए, लाखों करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होता है जो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, हमारे पास जो इस वक्त कंप्लेन आ रही होती है वो ये आ रही होती है कि लोग कहते हैं कि इसकी जो ख़राबी है वो ये है कि ये खाली टिकट खाली सीट को भी फिल शो करवा रही होती है। जी जी, ऐसे ही मैडम हमने भी किया तो ऐसे ही हो रहा है ये। आपके साथ भी अक्सर? जी जी। तो आप काउंटर से टिकट लेना दुरुस्त समझते हैं या फिर मशीन से? काउंटर से मैडम। काउंटर से।
जी जी, क्योंकि चल नहीं रही ना ये मशीन जी इसलिए। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काउंटर पे खासा रश देखा जाता है। कैंट स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तमाम जगहों पे ये मशीन जो है वो लगाई गई है। सिटी स्टेशन पे भी मौजूद है और मैं इस वक्त इकोनॉमिक क्लास के रूम में मौजूद हूँ। बिजनेस क्लास के रूम में भी इस तरह की मशीनें लगाई गई हैं, पर ये काम करने से जो है वो कासिर नहीं यहाँ पर। लिहाजा रेलवे को चाहिए जब इतने का प्रोजेक्ट है तो इस पर जो है वो गाइडेंस की जाए आवाम को, और ताकि जो है मुसाफिर के लिए जो है वो आसानी हो सके। जी।